ज्ञानचंद और उसकी पत्नी शांति उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं अपने बेटे अमन से मिलने के लिए, क्योंकि उनका बेटा पिछले 7 साल से दिल्ली में रह रहा है और वहीं पर रहकर पैसा कमाया करता है। लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से उनके पोते का फ़ोन आया था और उसने उन्हें बताया था कि मैं आपका पोता बोल रहा हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे ने शादी भी कर ली है और उसका एक बच्चा भी हो गया है। दरअसल जो ज्ञानचंद जी के बेटा होता है अमन, वह दिल्ली में जिस कंपनी में काम किया करता था उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से उसने शादी कर ली है। और जब आज पोते ने दादाजी से जिद करने की बात की थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, तो पिता ने उसे फ़ोन मिलाकर दे दिया था और यहाँ पर ये पूरा के पूरा भेद खुल जाता है। इसके बाद जो अमन होता है वह अपने माता पिता से बात करता है और उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है कि माँ बाबूजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं डर गया था, वरना आपको पहले ही बता देता। अब माता पिता तो माता पिता हुआ करते हैं, बच्चों के लिए ममता उनके दिल में वास किया करती है, तो इसी वजह से वो उसे माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करने के बाद आज अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव से सीधा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि आज हमें हमारा पोता देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था, और साथ में हम अपने बेटे की बहू को भी देखेंगे कि वो कैसी देखा करती है और किस तरह की लड़की से उसने शादी की है। यह सोचकर वह लोग धीरे धीरे दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जो ज्ञानचंद जी होते हैं अपने छोटे से कीपैड के फ़ोन को निकालते हैं और सीधा अपने बेटे अमन के पास फ़ोन कर देते हैं। अमन उनका फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन उठाने के बाद कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप आ गए हो तो अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, आप इतने वेटिंग रूम में बैठ जाइए और वहाँ पर मेरा वेट कीजिए, वहाँ से इधर उधर मत चले जाना, क्योंकि वहीं पर मैं आपको मिलूंगा। अब इस बात को सुनकर माता पिता सोचते हैं कि शायद बेटे को कोई काम होगा, तो इसी वजह से ऐसा कह रहा है। और दोनों पति पत्नी यानी कि ज्ञानचंद और उसकी पत्नी शांति वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपने बच्चे के आने का वेट करते रहते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है और दोपहर के लगभग 12 बज गए थे। 12 बजे ज्ञानचंद जी दोबारा से अपने बेटे अमन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा काफ़ी देर हो गई, अब कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? तो बेटा कहता है कि बाबूजी अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम और आ गया था, अभी आप थोड़ी देर और वेट कीजिए। इसके बाद माता पिता के पास वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ रहा करता है और दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर वो ढूंढे भी तो कैसे ढूंढ सकते हैं अपने बेटे को। इसी बात को सोचकर माता पिता वेटिंग रूम में आराम करने लगते हैं। तभी जो शांति देवी होती है वह ज्ञानचंद की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें बड़ी जल्दी लग रही है अपने बेटा बहू से मिलने की। अरे मैं भी तो उनकी माँ हूँ और मुझे भी जल्दी है, लेकिन मैं तो चुपचाप बैठी हूँ ना, बेटे को कोई काम होगा, तो इसी वजह से ये देर लग रही है। इस बात को सुनकर ज्ञानचंद जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि पिछले 7 साल से हमारे बेटे ने हमसे ढंग से बात तक भी नहीं की है, और आज जब हमें पता चला कि हमारा एक पोता भी है, तो पोते को देखने की किसको जल्दी नहीं लगती है। उनके पास एक झोला था, जिस झोले के अंदर उन्होंने ढेर सारे खिलौने खरीद रखे थे, क्योंकि ज्ञानचंद जी के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन बेटे को अमीर बनना था और इसी वजह से वह अपने गांव को छोड़कर दिल्ली आ गया था अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए, और यहाँ पर रह रहा था। माता पिता ने मना भी किया था कि बेटा यहाँ पर पुश्तैनी जमीन काफ़ी है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, लेकिन बेटा नहीं माना था। उसने कहा था कि मुझे अमीर बनना है और इसी वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इसके बाद ज्ञानचंद जी और उसकी पत्नी वहाँ पर वेट करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों को वहाँ पर बैठे हुए 4 बज जाते हैं और अभी तक ना तो अमन आया था, और जब भी वो उसे फ़ोन किया करते तो वह थोड़ी देर का बहाना लगाकर फ़ोन को काट दिया करता। जैसे वहाँ पर 4 बज जाते हैं तो उसके बाद ज्ञानचंद जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब तक उनकी पत्नी शांति की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उनको तेज बुखार हो गया था, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना लंबा सफ़र कभी भी नहीं किया था और पहली बार इस सफ़र को करने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। पत्नी बुखार में तप रही थी तो पति एकदम से अपने बेटे के पास फ़ोन करता है, फ़ोन पर बेल जाती है और दूसरी तरफ से उस फ़ोन को एक महिला उठाती है। अब इसके बाद जो ज्ञानचंद जी हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा मेरे बेटे से बात कराओ। तभी जो महिला होती है वो कहने लगती है कि कौन बेटा, किसका बेटा, यहाँ पर कोई बेटा नहीं है। अब इस बात को सुनकर ज्ञानचंद जी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, तो ज्ञानचंद जी कहने लगते हैं कि बेटा कहीं तुम मनीषा तो नहीं बोल रही? तो वह महिला जो दूसरी तरफ से फ़ोन पर उसके बेटे के फ़ोन पर बोल रही थी, वह कहने लगती है कि हाँ मैं मनीषा ही बोल रही हूँ, लेकिन आप जिस नाम के व्यक्ति को यहाँ पर ढूंढ रहे हो वह यहाँ पर कहीं भी नहीं है और आप गलत नंबर मिला रहे हो। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देती है। और इस बात को सुनते ही जो पिता होते हैं ज्ञानचंद जी, उनके पैरों तले से
ज़मीन खिसक जाती है और उन्हें समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि जो बहू है वो बिल्कुल भी हमें वहाँ पर आने में राजी नहीं है और इसी वजह से उसने बेटे को डरा धमका कर चुप करा दिया है और फ़ोन लूटकर उससे ये बात कह दी है। यह बात सुनकर ज्ञानचंद जी की आंखें नम हो गई थी। तभी जो उनकी पत्नी शांति बैठी हुई थी साइड में, वो पूछने लगती है कि कितनी देर लग रही है बेटे को और कितनी देर में वो आने वाला है। लेकिन तभी ज्ञानचंद जी उसे बताते हैं कि भगवान वो नहीं आने वाला और उसने हमें धोखा दिया है, यहाँ पर बुलाकर वह अपनी पत्नी के कहे में चलकर हमें लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब इस बात को सुनकर माँ को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती और उसके बाद वह फ़ोन मिलाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं बात करूंगी। इसके बाद ज्ञानचंद जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती तो वह फ़ोन मिलाकर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमन की पत्नी होती है वह उनसे भी बुरा व्यवहार करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई अमन नहीं है, आपने गलत नंबर डायल किया है और दोबारा से यहाँ पर फ़ोन मत करना, वरना देख लेना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। इस बात को सुनकर शांति देवी की भी आंखों में आंसू आ गए थे और अब तक शाम के 5 भी बज चुके थे। वहां पर जिस मीटिंग रूम में वो बैठे हुए थे वहीं पर एक कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी था, वह काम कर रहा था और जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वह उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। यहाँ पर इनकी जो भाषा थी वह उसकी भाषा से मेल खाती थी, तो उसे समझने में देर नहीं लगती है कि ये हमारे इलाके के ही व्यक्ति हैं और यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे वो अचानक से फूट फूट कर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं तो वह एकदम से उनके पास आता है और पूछने लगता है कि बाबा अम्मा आपको क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो, क्या आपका बेटा नहीं आया? तो उसके बाद रोते रोते ज्ञानचंद जी कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, हमारा बेटा नहीं आया, वह तो दिल्ली की चकाचौंध में कहीं खो गया है और शायद अब कभी भी वापस नहीं लौटेगा। पिछले 7 साल बाद आज हमें खुशी मिली थी कि हम अपने बेटे को देखेंगे और साथ में अपने पोतों को भी देखेंगे, लेकिन हमारी ये खुशी क्षण भर के लिए रह गई, अब हम करें भी तो क्या करें। इसके बाद जो वह व्यक्ति होता है वह उनसे पूछने लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वह जो ज्ञानचंद जी होते हैं उसे अपने गाँव का नाम बता देते हैं और तभी वो व्यक्ति कहने लगता है कि अच्छा आप वहां के रहने वाले हो, तो फिर तो हम पड़ोसी हुए। अब इस बात को सुनकर ज्ञानचंद जी थोड़े से हैरान होते हैं। तो जो व्यक्ति होता है सफाई कर्मी, वह कहने लगता है कि दरअसल जो दूसरा गांव है उसके साइड में, उसका नाम बताकर कहने लगता है कि वो मेरा गांव है और मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहा करता हूँ, यहाँ पर रेलवे में काम किया करता हूँ और माता पिता को अपने साथ ही रखा करता हूँ। इस बात को सुनकर जो ज्ञानचंद जी होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और देखते देखते अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं। सोचते हैं कि एक ये बेटा है और एक वो बेटा है जिस बेटे ने हमें यहाँ तक बुलाकर भी अपने से मिलने के लिए अपने पास नहीं ले गया। इस बात को सोचकर और भी ज्यादा ज्ञानचंद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ अपनी कोक को ताना मारने लगती है कि मेरी कोक ने ऐसे नालायक बच्चे को जन्म दिया। वहीं पर जो ज्ञानचंद जी होते हैं वो उसे संभालने लगते हैं। तभी जो लड़का वहां पर सफाई काम किया करता था वह उन्हें रोकने लगता है और कहने लगता है कि ये तो रोज का काम है, आप इस तरह से परेशान मत हो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके रिटर्न टिकट करवा देता हूं, अगर आपको यहीं पर रुकना है तो चलिए, थोड़ी ही दूर मेरा घर है और वहां पर जाकर आप आराम कर लेना और मैं माँ जी को दवाई भी दिला दूंगा। अब इस बात को सुनकर ज्ञानचंद जी थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद पहले तो उस लड़के से मना करने लगते हैं, लेकिन तभी वो जो सफाई कर्मी होता है वो कहने लगता है कि आपने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया, मैं तो आपसे संबंध जोड़ रहा था, लेकिन आपने ये कहकर मेरा संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसके बाद जो ज्ञानचंद जी होते हैं वह उस बच्चे की मनसा को समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज रात हम तुम्हारे पास रुक लेंगे। इसके बाद ज्ञानचंद जी और उनकी पत्नी शांति उसके साथ चलने लगते हैं और वह व्यक्ति पहले तो शांति जी को दवाई दिलाता है और दवाई दिलाने के बाद वहां से सीधा अपने उस किराए के घर में ले जाता है जिसके अंदर वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। ज्ञानचंद जी और उनकी पत्नी काफी ज्यादा हिचक रहे थे, लेकिन जैसे वो वहां पर जाकर अपने माता पिता को और अपनी पत्नी और बच्चे को बताता है कि इस तरह से फलाने गांव के हैं और हमारे गांव के पड़ोसी हैं, तो एकदम से जो उस व्यक्ति का पिता होता है वो उनको एकदम से गले से लगाता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद अपने भाइयों की शक्ल देखने को मिली है और आओ आप इस तरह से शर्माओ मत। यहाँ पर जो उस व्यक्ति की माँ होती है वह शांति देवी को अंदर ले जाती है और इसके बाद वो लोग पूरी रात वहीं पर बिताते हैं और एक दूसरे से अपने सुख दुख को साझा करते हैं। ज्ञानचंद जी उस व्यक्ति के साथ घुल मिल गए थे क्योंकि उनकी बोलचाल एक जैसी थी और गांव की वो ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि अड़ोस पड़ोस के गांव की ढेर सारी बातें एक दूसरे को पता होती हैं और इन बातों को करने के बाद उनका मन पूरी तरह से हल्का हो जाता है। एक रात वो लोग वहां पर बिताते हैं
और वहां पर बिताने के बाद दूसरे दिन जो वह व्यक्ति होता है वो उनकी रिटर्न टिकट करवा देता है और उसके बाद वो लोग वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव में जाकर वो रहने लगते हैं, लेकिन जब भी कभी उनका मन बेटे से बात करने के लिए करा करता है तो उसके बाद वह उस सफाई कर्मी से बात किया करते हैं और उसे अपनी बेटी की उपाधि देते हैं। यहाँ तक कि जो खिलौने वो अपने पोते के लिए खरीद कर ले गए थे उनको भी उस सफाई कर्मी के बेटे को दे आए थे और वहां से ही उन्होंने प्रण ले लिया था कि आज से हमारा वो बेटा हमारे लिए मर गया है और यही हमारा बेटा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो ज्ञानचंद जी का बेटा अमन होता है उस पर बुरे दिनों की बौछार होने लगती है। यहाँ पर जिस कंपनी में वो काम किया करता था उस कंपनी में एक छोटी सी गड़बड़ के लिए उसका नाम आ जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी पत्नी मनीषा भी एक कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन अब पत्नी की नौकरी से घर का खर्च चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा है वह भी स्कूल जाया करता है और घर के ढेर सारे खर्च हुआ करते हैं। तभी उसी दौरान समय आ जाता है 2019 का और 2019 के अंदर देश में लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग बाहर कंपनियों में काम किया करते थे वह वापस अपने गांव की तरफ रुख करते हैं और गांव में चले जाते हैं। और इसी वजह से जो मनीषा और अमन होते हैं वह भी अपने बच्चे के साथ वहां से सीधा अपने गांव के लिए लौट जाते हैं। लेकिन जैसे वो गांव वाले घर में पहुंचते हैं और वहां पर माता पिता अपने बेटा और बहू और अपने पोते को देखते हैं तो उन्हें इस बार आश्चर्य नहीं होता और ना ही उन्हें बिल्कुल भी खुशी होती है। वह उल्टा उन्हें धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर हमारे घर में कहाँ घुसे आ रहे हो। इसके बाद अमन अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है और जो अमन की पत्नी मनीषा होती है वह भी अपने सास ससुर से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो लोग धक्के देकर उन्हें निकालने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है और यहाँ की किसी भी जगह पर तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम लोग तुमसे मिलने के लिए गए थे तो उस टाइम तुम लोगों ने हमारा फोन तक भी नहीं उठाया था। इसके बाद जो अमन होता है वह रो रो कर उन्हें पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि माँ बाबूजी घर के अंदर कलेश हो गया था, तुम्हारी बहू ने जोर से लड़ाई कर दी थी और कहा था कि हमारा खर्च ही नहीं चल रहा तो तुम उन्हें यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। बच्चे की जिद थी तो उसने फोन कर दिया, लेकिन अब ये उस बात के लिए आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। आप बस हमें घर के अंदर रख लीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम दोबारा से लौट जाएंगे। इसके बाद जो ज्ञानचंद जी होते हैं वह ना चाहते हो भी अपने पोते की तरफ देखकर उनको घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद बेटा बहू उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। जब तक ये लॉकडाउन चलता है वो लोग वहीं पर अपना समय व्यतीत करते हैं। दादा दादी पोते से बात किया करते, उसके साथ खेला कूदा करते, लेकिन अपने बेटा और बहू से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब उनकी बहू उनके लिए खाना बनाया करती है तो वह उस खाने को बिल्कुल भी नहीं खाया करते हैं और कह देते हैं कि देखो बहू, हमारी रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर चूल्हा पड़ा हुआ है उस पर अपना खाना पका लो और वहीं से अपना समय व्यतीत कर लो, हम तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। अब लॉकडाउन के चलते जो वह व्यक्ति था, जो सफाई कर्मी था जिसने उनकी मदद की थी वहां पर, वह भी अपने गांव में आता है और गांव में आने के बाद वह ज्ञानचंद जी से मिलने का फैसला करता है। इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ और अपनी पत्नी बच्चों के साथ सीधा पहले उसी गांव में आता है और वहां पर ज्ञानचंद जी और उनकी पत्नी शांति देवी से मिलता है और यहाँ पर जो ज्ञानचंद जी होते हैं उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, आओ भगत करते हैं और उनको घर के अंदर जगह देते हैं। अब जो बेटा अमन होता है वह इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है कि ये कौन है और ये पिताजी इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है इसका। इसके बाद थोड़ी देर तक उनकी आवभगत होती है और वह लोग वहां से वापस चले जाते हैं। तभी जो अमन होता है वह अपने पिता के पास आता है और पिता से पूछने लगता है कि पिताजी आप तो बड़े बेकार हो, अपने बेटे को तो पानी तक के लिए नहीं पूछा, उल्टा लड़ाई करने के लिए आ गए, लेकिन एक अनजान व्यक्ति की इतनी अच्छी तरह से वेलकम कर रहे हो और उनकी आवभगत कर रहे हो। तो उसके बाद जो पिता होता है अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह धमका धमका कर उससे कहने लगता है कि तुझे पता है ये कौन है, ये भले ही अपना नहीं हो लेकिन इसने अपने से बढ़कर काम किया है। जब हम लोग वहां पर गए थे तो इसने हमें अपने घर में एक रात बिताई थी और उस रात के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत भी खराब हो गई थी और उस टाइम पर इन्होंने मुझे अपना समझा और अपना समझकर इसने तुम्हारी माँ का इलाज भी कराया था। तो ये अपने कैसे नहीं हुए, ये तो हमारे तुमसे भी ज्यादा अपने हैं और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को चुप करा देता है और इस बात का जो पछतावा होता है वह अमन को अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। धीरे धीरे वह लॉकडाउन भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो ज्ञानचंद जी होते हैं वह अपने बेटे अमन से वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि अब तू यहाँ से चला जा, तुम्हारी हमें कोई भी जरूरत नहीं है और हम अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी लेंगे और इस प्रॉपर्टी पर भी कभी अपना अधिकार मत जमाना, वो तो इंसानियत के नाते हमने तुमको यहाँ पर रहने दिया है और इसके आगे कभी भी लौटकर यहाँ पर मत आना। यह बात कहकर वह उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन बेटा जो होता है वह अपने पिता के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब तक बेटा और बहू ने बहुत सारी कोशिश की थी उन दोनों को मनाने के लिए। तो इसी वजह से जो माता पिता होते हैं वह अपने बेटा और बहू की बात मान जाते हैं, लेकिन वह सीधा कह देते हैं देखो जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इस प्रॉपर्टी पर
तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, भले ही तुम हमारे पास रहो या ना रहो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रहे। जब बेटा अमन देखता है कि यहाँ पर हमारी लाखों की प्रॉपर्टी है और हम वहाँ पर रहकर नौकरी करके क्या कमा लेंगे, तो उसके बाद जो बेटा अमन होता है वह वहाँ पर जाने का फैसला कैंसिल कर देता है और अपने माता पिता की यहीं पर रहकर सेवा करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद ये परिवार पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और जब दोबारा से वह सफाई कर्मी यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आता है तो उसके बाद जो ज्ञानचंद जी होते हैं उसे बताते हैं कि इस तरह से जो बेटा है उसने हमसे माफी मांग ली है और अब ये लोग अच्छी तरह से रहा करते हैं और हमारी सेवा किया करते हैं। ज्ञानचंद जी आज तक भी अपना असली बेटा उसी सफाई कर्मी को माना करता है और कोई भी फैसला उसे लेना होता है तो वह उसी से सलाह लिया करता है और उसी से बातें किया करता है। अमन घर के अंदर रहता तो है लेकिन ज्यादा प्रीफर वह उसे नहीं देता है और वह अपना बड़ा बेटे का स्थान उसे ही दे चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।